इवनिंग बच्चों, आज मैं क्लास 8 का जो रिमेनिंग पोर्शन है द रिवोल्ट 1857 का उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम देखते हैं आज इकोनॉमिक कॉजेज़। देखिए, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या था जिसके कारण हमारे भारतीयों ने रिवोल्ट कर दिया, हमारे इंडियंस ने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं हम लोग। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर नॉट फेवरेबल फॉर द इंडियंस। जो इनकी आर्थिक नीति थी, मतलब इकोनॉमिक जो इनकी नीति थी ब्रिटिशर्स की, वो इंडियन के लिए फेवरेबल नहीं थी, मतलब इंडियन के लिए अच्छी नहीं थी। दे कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस एज दे अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फैला। जितने भी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते थे, जितने भी सेक्शंस के लोग थे, उनके अंदर एक बहुत डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव फैला इसी पॉलिसी को लेके। फर्स्ट क्या थी इस पॉलिसी को, क्यों ऐसा फैला, देखते हैं। द फार्मर सफर ड्यू टू हाई रेवेन्यूज इम्पोज्ड ऑन देम। सबसे पहले तो मैंने आपको पिछले भी क्लासेस में बताया था, जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी, कि उस समय क्या किसानों पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू थोप दिया गया था, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उनसे लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। द ब्रिटिश टुक अवे अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर प्रोड्यूस। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम क्या करती थी, जो उनका उत्पादन होता था उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा वो टैक्स के रूप में ले लेती थी। इवन वेन द क्रॉप्स फेल्ड दे वर फोर्स टू पे द लैंड रेवेन्यू बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम द मनी लेंडर। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब उनका मतलब फसल खराब हो जाती थी, चाहे बाढ़ आ गया, चाहे सूखा पड़ गया, लेकिन उसके बाद भी लोग रेवेन्यू नहीं छोड़ते थे। ये लोग मजबूर करते थे कि जाओ साहूकार, मनी लेंडर मतलब था साहूकार, कि साहूकार से लोग पैसे लेके फिर वो अपना रेवेन्यू पे करते थे। When they were not able to pay the backs the loan, their land was taken away by the money lender। लेकिन साहूकार भी जब पैसे देगा तो आगे चल के भी तो पैसे मांगेगा। आज भी पैसे नहीं दे पाते थे तो जो मनी लेंडर थे उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे। इस तरह से किसान की बहुत बर्बादी थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से किसानों ने इसका बहिष्कार किया और रिवोल्ट किया। ठीक है, सेकंड हम लोग पॉइंट देखते हैं, द आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन। आर्टिशंस मतलब आपको मालूम है जो कलाकारी करते हैं, और ये क्राफ्ट्समैन शिल्पकार जो थे, वो उनको मतलब कंपटीशन मिल रहा था, है ना, जिससे वो बर्बाद हो रहे थे धीरे धीरे। क्योंकि जब उनके जो हाथ से बने सामान थे, वो जो हाथ से उनके बने सामान थे, और ब्रिटेन वाले क्या कर रहे थे, ब्रिटिश लोग वो मशीन से सामान बना रहे थे, है ना, जो कि इंपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन से, वो बहुत सस्ता था जो हाथ से बनाया हुआ सामान था। तो अब जो इन लोगों का सामान बिक नहीं रहा था, किसका, हमारे इंडियन क्राफ्टमैन और आर्टिसंस का, जिसका वजह उन्होंने भी इसका रिवोल्ट किया। आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड, सिंस द रूलिंग क्लास नो लॉन्गर एंजॉयड पावर, रॉयल पेट्रोनेज कुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू क्राफ्ट्समैन, रिलीजियस एंड कल्चरल पीपल लाइक प्रीस्ट, पोएट्स एंड म्यूजिशियन। अब जो रूलिंग क्लास था उसके पास कोई बहुत पावर नहीं रह गई थी, न उसके पास कोई और भी रॉयल पेट्रोन मतलब जो होता ना शाही ताकत, वो भी उसके पास नहीं रही थी। जो पहले क्राफ्टमैन और जो रिलीजियस पर्सन लोग थे, मतलब थोड़ा सा फायदे में रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इन दिस वे मैनी मोर पीपल इन सोसाइटी लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स। इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने अपनी जीविका खो दी सोसाइटी के अंदर, है ना। जो मशीन से बनी गुड्स बिक रही थी, इससे बहुत से लोगों का करियर बर्बाद हुआ। बहुत जो लोग अपने हाथ से बनाते थे सामान, इंडियंस, उनको कोई सामान ले नहीं रहा था। इस तरह से उनकी जीविका खत्म हो चुकी थी। ये तो हमारे हो गए इकोनॉमिक कॉजेस। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेस। द ब्रिटिश एनेक्स टेरिटरीज विच लेड टू डिसकंटेंट अमंग द रूलिंग क्लास। अब जो ब्रिटिश हमारी एनेक्स समझते हो, हड़पना, तो उन्होंने क्या, हमारी बहुत सी इंडियन टेरिटरीज को हड़प लिया था, जिससे असंतोष फैल गया। जो राजा महाराजा थे, डिसकंटेंट, है ना, उनके अंदर असंतोष फैल चुका था। द बेसिस ऑन विच द ब्रिटेन अनेक्स द टेरिटरीज वर फ्रेवलेस। और ब्रिटेन ने बड़ी क्रूरता से ये सब टेरिटरीज को अपना हथिया लिया था। बाय द सब्सिडी अलायंस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड बाय द डिसकंटिन्यूइंग द टाइटल्स एंड पेंशन ऑफ रूलर्स द ब्रिटिश डिसलॉग्ड मैनी इंडियन रूलर्स। इस तरह से क्या, उन्होंने सब्सिडी अलायंस थोप दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थोप दिया। समझाऊंगा सब्सिडी अलायंस क्या था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। और जो टाइटल्स थे वो भी ले लिए, पेंशन बंद कर दी, है ना, जो हमारे राजा थे उनकी पेंशन बंद कर दी। इस तरह से बहुत परेशान किया जाने लगा हमारे भारतीय राजाओं को। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। तो रानी लक्ष्मी ऑफ झांसी एंड द राणा साहेब अडॉप्टेड सन। इन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था, पेशवा बाजीराव को। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि जिसका अपना लड़का नहीं होगा उसकी सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी ब्रिटिशों के द्वारा। तो इसी रानी लक्ष्मीबाई और जो नाना साहब के पुत्र थे वो अपने खुद के नहीं थे, है ना, पेशवा बाजीराव।
द ब्रिटिश डिड नॉट ऑनर देयर टेरिटरीज ऑफ सबसिडी अलायंस। और ब्रिटिश ने पहले समझौता भी किया था कि जो भी हम जीतेंगे लेकिन आपको राजा बनाएंगे इंडियन को, लेकिन वो समझौता नहीं कर पाए। सबसिडी अलायंस का मतलब क्या कि रहेगा हमारे अंडर में लेकिन किंग इंडियन रहेगा, बस थोड़ा मोड़ा भी देख रेख करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये अपने वादे से मुकर गए। अवध वाज एनेक्स्ड ऑन द एक्सक्यूज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। अवध को अपने में इन्होंने मिला लिया और ये कहा गया कि अवध में जो भी प्रशासन वो ठीक नहीं है। माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कुप्रशासन, माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो ठीक नहीं है, इसलिए अवध को हम अपने मिलाते हैं। ये ब्रिटिश टेरिटरी का एक हिस्सा होगा, टेरिटरी का। इवन थो नवाब वाजिद अली शाह द नवाब ऑफ अवध वाज लॉयल टू द ब्रिटिश। लेकिन जो नवाब वाजिद अली शाह था ये मतलब बहुत बड़ा चाटुकार थे। ये चाटुकार मतलब ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लॉयल थे, निष्ठावान थे। मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर was clearly told that his successor would not be entitled to any titles and pension and they had to abandon the red fort। लेकिन जो बहादुर शाह जफर थे मुगल एम्पर, उन्होंने साफ कर दिया था कि जो भी उनका सक्सेसर होगा वो न तो इनकी कोई उपाधि लेगा और न तो इनसे पेंशन लेगा, जिसके कारण इनको लाल किले में अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिया गया। ऑल दिस द ब्रिटिश हैड इस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज द मेन पॉलिटिकल पावर इंडिया। अब कुल मिला के ब्रिटिश जो थे अब बहुत मेन पावर इंडिया में बन चुके थे, अपने आप को उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया थे। दे डायरेक्टली कंट्रोल्ड अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इंडिया। अब वो डायरेक्टली भारत के बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल कर रहे थे। इवन एरियाज विच वर रूल्ड बाय इंडियन प्रिंसेस वर इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश एज दिस इंडियन रूलर्स एक्नॉलेज द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश। अब कहीं कहीं इंडियन प्रिंसेस भी थे लेकिन वो बस नाम के ही प्रिंस थे, क्योंकि वो भी इसकी पावर को जान चुके थे, बस नाम के प्रिंस थे। और उनको पूरा इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिश, जो कि बहुत सुप्रीम पावर बन चुकी थी अब हमारे भारत में। ठीक है, अब मुगल के पास भी बस उनका नाम बचा था, बस और कुछ नहीं था, ना कोई पावर थी। चलिए बेटा, आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं। जो भी आपको डाउट्स होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।